हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये कहानी है प्रार्थना की, जो कि एक छोटे से गांव सिरसी में रहती थी। प्रार्थना के पिता उसके लिए एक लड़का देख रहे थे। तभी गांव के जमींदार साहब प्रार्थना के लिए शहर के लड़के पंकज का रिश्ता लेकर आते हैं। सुभाष, तेरी लड़की शहर में बहुत खुश रहेगी और तू चाहता ही था कि तेरी बेटी प्रार्थना की शादी शहर में हो। अब एक काम कर, जल्दी से लड़के के लिए हाँ कर दे। बहुत अच्छा रिश्ता है। आज शाम को ही लड़का और उसकी माँ प्रार्थना को देखने आने वाले हैं। ठीक है जमींदार साहब, मैं प्रार्थना की माँ को बोल देता हूँ, वो उसे तैयार कर देगी। शाम को लड़के वाले प्रार्थना को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी प्रार्थना बहुत पसंद है। जमींदार साहब तो पिछले 6 महीने से हमें जानते हैं। हम इनसे अनाज वगैरह खरीदते रहते हैं। हाँ, वो तो इन्हें अपने लड़के पंकज के लिए शहर की जगह गांव की लड़की चाहिए थी, तो मुझे लगा कि प्रार्थना बिटिया से अच्छी लड़की और कौन हो सकती है। देखिए भाई साहब, हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं पंकज की दुकान छोटी पड़ती है, तो वो शादी के बाद दुकान बड़ी लेकर, अब हमारा काम तो आगे बढ़ाना ही है और फिर प्रार्थना बिटिया के पैर हमारे घर में पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो साथ आनी ही चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे गांव में आज तक किसी लड़की की शादी शहर में नहीं हुई। पहली बार कोई लड़की शहर शादी करके जाएगी और वो खुशनसीब हमारी प्रार्थना होगी। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। बस, तो फिर प्रार्थना आज से हमारी बहू हो गई। आओ प्रार्थना, यहाँ बैठो। प्रार्थना जैसे ही पंकज और उसकी माँ के पास जाकर बैठने लगती है, उसका पालतू कुत्ता भीमा पंकज और उसकी माँ पर भौंकने लगता है और वो दोनों घबरा जाते हैं। भीमा, नहीं, ऐसे नहीं करते। जाओ, वहां बाहर आंगन में जाकर बैठो। भीमा बचपन से ही प्रार्थना के पास पला है। ये इसे बहुत प्यार करता है। प्रार्थना आपके पास जाकर बैठी थी ना, तो उसे लगा कि आप लोग अनजान हो, कहीं प्रार्थना को कोई नुकसान न पहुंचा दो, इसलिए ही ऐसा कर रहा है। प्रार्थना का रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके पिता सुभाष ने अपनी जमीन बेच दी और 10 लाख रुपए पंकज की मां को दे दिए। पर शादी हो जाने के बाद जब प्रार्थना की डोली ले जाने का समय आया, देखिए भाई साहब, आप हमें गलत मत समझना। वो हमारे कुल गुरुजी ने कल रात में ही हमें फोन किया था। उनका कहना है कि प्रार्थना की डोली अभी ससुराल ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अभी कोई अपशगुन का साया चल रहा है। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। प्रार्थना का गौना 15 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त है, तब कर दीजिएगा। मैं खुद प्रार्थना को लेने आऊंगी। माँ, अब तो हमने नई कार भी खरीद ली है। कुछ दिनों बाद नई कार आ जाएगी। बस, फिर तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। प्रार्थना नई कार में ही अपने ससुराल जाएगी। और फिर पंकज और उसकी माँ प्रार्थना को लिए बिना ही शादी करके वापस शहर लौट जाते हैं। प्रार्थना के माता पिता उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। शादी को हुए 1 महीना बीत चुका था। प्रार्थना के पिता को अब चिंता होने लगी थी। जमींदार साहब, आपने उस नंबर पर फोन किया जो नंबर आपके पास है? मैंने तो उसी नंबर पर फोन किया है, पर नंबर बंद आ रहा है। आपके पास उनका कोई पता हो तो वो दे दीजिए। प्रार्थना अकेले ही शहर जाने की जिद करती है। माँ, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शहर पहुंचकर आपको फोन कर दूंगी। अब आप दोनों भी मेरे साथ जाओगे तो गांव का काम कैसे देखोगे? आने जाने में बहुत खर्चा होगा। पहले ही आप मेरी शादी के लिए इतना कुछ दे चुके हो, और फिर मैं भीमा को अपने साथ ले जा रही हूँ। भीमा के होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। ठीक है मेरी बच्ची, जैसी तेरी इच्छा। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे। प्रार्थना भीमा को लेकर पंकज के पते पर शहर पहुंचती है, पर वहां तो सब कुछ बदला हुआ था। पंकज की शादी की तैयारियां चल रही थी और पंकज की माँ और पंकज प्रार्थना को पहचानने से इनकार कर देते हैं और प्रार्थना को धक्के मारकर और मार पीट कर बाहर निकाल देते हैं। भीमा उन पर भौंकता है, पर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं।
प्रार्थना रोने लगती है। तभी भीमा सड़क की ओर भागता है और आते जाते लोगों को भौंक कर मदद के लिए बुलाने लगता है। भीमा सड़क पर जाते एक व्यक्ति की कमीज पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अरे क्या हुआ, तुमने मेरी कमीज क्यों पकड़ ली? अरे ये किसका कुत्ता है? अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुको रुको, मैं चलता हूँ। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ गलत मत कीजिए। अरे आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? अच्छा ये तुम्हारी मालकिन है, तभी तुम मुझे इनके पास लेकर आए हो। घबराओ नहीं, तुम्हारी मालकिन को कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप मेरे घर चलिए, मेरा घर पास में ही है। उस व्यक्ति का नाम अनिल था। अनिल प्रार्थना और भीमा को अपने साथ ले आता है। अनिल जी, मैं क्या करूं? मैं अपने गांव वापस नहीं लौट सकती हूँ। मेरे माँ बाबूजी मर जाएंगे अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देखा। मैं गांव नहीं जाना चाहती अनिल जी। गांव में मेरे माँ बाबूजी की बहुत बदनामी होगी। आप चाहें तो आप यहाँ रह सकती हैं, आपको यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना उस दिन से अनिल के घर पर रहने लगती है। अनिल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। प्रार्थना के आ जाने से अनिल की दादी को बहुत आराम मिलता है। प्रार्थना उनकी खूब सेवा करती थी और साथ ही साथ प्रार्थना के आ जाने से घर में बहुत बदलाव आ गया था। ये देखकर अनिल के मन में प्रार्थना के लिए प्यार और सम्मान पनपने लगता है। भीमा भी अब अनिल और उसकी दादी माँ का लाडला हो गया था। वो उसके साथ बहुत खेलते थे। उधर पंकज जिस लड़की से शादी करता है वो धोखेबाज निकलती है और सब कुछ लूटकर और उन्हें कंगाल करके किसी और के साथ भाग जाती है। पंकज और उसकी माँ सड़क पर आ जाते हैं। वो भूखे प्यासे फुटपाथ पर बैठे थे। माँ, शायद हमें हमारे किए का फल मिल रहा है। ना मैं प्रार्थना को धोखा देता और ना ही हमारे साथ ऐसा होता। शिवानी मुझे धोखा देकर चली गई। हमारे पास जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। माँ, पंकज, हमें प्रार्थना से माफी मांगनी चाहिए। मैंने देखा है वो यही शहर में ही है। अगर वो हमें मिल जाएगी तो हम उसके मायके में जाकर रह लेंगे। पंकज और उसकी माँ अनिल के घर जाते हैं, पर भीमा उन्हें देखकर भौंकने लगता है। उन दोनों की लाचार हालत को देखकर कुछ देर के लिए प्रार्थना का मन पिघलने लगता है। वो उन दोनों के लिए खाने का सामान और कुछ रुपए लाती है। घबराइए नहीं, मैंने भीमा को बांध दिया है, ये आपको नहीं काटेगा। मैं जानता था प्रार्थना, तुम आज भी मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी इतनी परवाह कर रही हो। मुझे माफ कर दो प्रार्थना। हाँ प्रार्थना, हमें माफ कर दे। हम तीनों मिलकर बहुत खुशी से रहेंगे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। अनिल जी, ये कुछ खाने का सामान और कुछ रुपए इन दोनों को दे दीजिए। ये जहां भी जाएंगे इन दोनों के काम आएगा। और हाँ, ये धोखेबाज लोग जब चले जाएं तो आप दरवाजा बंद करके भीमा की रस्सी खोल दीजिएगा। मैं दादी माँ के लिए दूध वाला दलिया बनाने जा रही हूँ, उनकी दवाई का टाइम हो रहा है। प्रार्थना की बातों को सुनकर पंकज और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अनिल प्रार्थना से शादी कर लेता है। सारी बात प्रार्थना के माँ बाबूजी को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी की हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना परखे ही अनजान रिश्ता सुभाष को बता दिया। प्रार्थना, आज भीमा के कारण ही तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूं अनिल। प्रार्थना के इतना कहते ही भीमा अनिल और प्रार्थना की गोदी में आ जाता है और दोनों उसको प्यार करने लगते हैं। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी।
जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी। आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है। एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चक्रा आ गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, आरी मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंथी छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।